हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर्स में अपन ने साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस का विस्तार से अध्ययन किया था। और डेविस को जो है ट्रीटेड एज ए फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। और उन्होंने जो है विभिन्न जो लैंडफॉर्म्स हैं या भू आकृति हैं उनके निर्माण, उनकी अवस्थाओं और वो किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। 3 स्टेजेज उन्होंने लिया था और तीनों अवस्थाओं को उन्होंने जो लिया था, यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड स्टेज। और जितनी भू आकृतियां हैं डेविस ने एक्सप्लेन किया था वो तीन चीजों से: स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ट्राई ऑफ डेविस, इन तीनों का विस्तार से अध्ययन किया था। और भू आकृतियां जो है इन्हीं तीनों से होकर गुजरती हैं और विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। उनके साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर जो क्रिटिसिज्म आया था और सबसे बड़े जो क्रिटिक्स हैं उसमें पैंक का नाम आता है। पैंक ने डेविस के जो साइकिल ऑफ इरोजन था, एबरसन चक्र को संशोधित रूप प्रस्तुत किया। और पैंक का जो विजन था या व्यूज था, उन्होंने डेविस के जो सिद्धांत से कुछ डिविएट करते हुए विभिन्न अलग विचारधारा प्रस्तुत की। और उन्होंने माना कि द इरोजन डज नॉट रिमेन सस्पेंडेड टिल द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंप्लीटेड, दैट इज द मेन थिंग। कि जो अपरदन जो है वो साथ साथ चलता है। डेविस ने मांगा था कि पहले उत्थान की अवस्था आती है, उत्थान तीव्र होता है और फिर जो है पतन प्रारंभ होता है। इसका पैंक ने खंडन किया था और माना कि इरोजन जो है वो तब तक सस्पेंडेड नहीं रह सकता जब तक कि अपलिफ्टमेंट नहीं हो। वास्तव में ये जो धरातल पर जब देखने को मिलता है कि जो भाग उठता है या जो भाग अपलिफ्ट करता है, जिसका निर्माण होता है, उसके साथ साथ ये बाह्य शक्तियां जो है उसमें कार्य करना प्रारंभ कर देती है, डिग्रेडेशन प्रारंभ हो जाता है। परंतु दोनों चीजें, डिग्रेडेशन, बैंक ने माना कि प्रदन की मात्रा और जो अपलिफ्टमेंट, जो निर्माण है, उसकी दर के अंदर दोनों में अंतर हो सकता है। और इस दर के आधार पर जो है वो उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये जो दर है, पैंग पैंग महोदय प्रपोज थ्री types of valley slopes on the basis of the erosional intensity acting on the crustal movement. One is the straight slope. अब इसी से ही तीन अवस्थाएं बनेंगी और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वन स्टेट। पहली जो अवस्था है वो ग्लेची फार्मिंग वेंटिकुलम एंड जर्मन, इट्स जर्मन वर्ड, जो इस अवस्था, और इस अवस्था के अंदर जो है वो इंडिकेटिंग यूनिफॉर्म इरोजन इंटेंसिटी एंड यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, मतलब अपरदन की मात्रा और इरोजन की और जो है वो विकास की मात्रा में जो वो समान है। तो इस अवस्था के अंदर जब रहेगा तो जो ढाल बनेगा वो सीधा बनेगा, स्ट्रेट। और ये जो ढाल बनता है वो ग्लिची फॉर्मिंग रेंटिकुलम की अवस्था के अंदर तीन अवस्थाएं आएंगी। इसमें अवस्थी झंडे, ग्लिची फॉर्मिंग, अवस्थी झंडे और अवस्थी झंडे। द सेकंड जो है दैट इज दूसरी अवस्था, जो कि जिसमें कि जो ढाल बनता है वो उत्तल बन, कॉन्वेक्स, and indicating the waxing erosion intensity and the waxing development of the landforms अवस्थिज इंडेक्स। इस अवस्था के अंदर जो है वो जो इस वी शेप वैली फॉर्मेशन के अंदर जाएगा वो दोनों इस काम के अंदर, और यहाँ पर उत्तल ढाल बनेगा। तीसरा जो है अवस्थिज इंडे, यहाँ जो ढाल बनेगा वो अवतल बनेगा, इंडिकेटिंग द वेनिंग इरोजन इंटेंसिटी, जो मात्रा अधिक होगी, एंड द वेनिंग डेवलपमेंट द लैंडफॉर्म्स। ये अवस्था है जो अवस्थिज इंडे की अवस्था कहलाती है। तो तीनों पे ही क्वेश्चन बनेंगे, तीनों अवस्थाओं के नाम। ये खाली ग्लेशियर फार्मिंग, अवस्थी झंडे, ये तीनों जो हैं ये टैंक के ही सिद्धांत के अंदर आएंगे। तीनों के अंदर अवस्थाओं के अंदर कौन कौन से प्रकार के स्लोप बनते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन से बनते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। और हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम से बनता है स्ट्रेट स्लोप कब बनता है, कॉन्वेक्स कब बनता है, एंड कौन के उत्तल और अवतल ढाल कब निर्माण होता है, किस अवस्था के अंदर होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन जो है, जहाँ तक संबंध है, इन्होंने जो दो द बैंक वाज एक्सेप्टेड, इन्होंने जो जो डेविस का जो सिद्धांत था उसको काफी कुछ माना। और मानने के बाद जो है बैंक इज द मेन, वाज द मेन क्रिटिक्स ऑफ द डेविसियन साइकिल। इन्होंने कहा कि जो
डेविस महोदय ने जो संकल्पना की थी, मैंने अभी ट्राई ऑफ डेविस अभी डिस्कस किया था आपसे, दैट इज द स्ट्रक्चर प्रोसेस इन द स्टेज, इसकी उन्होंने आलोचना की। और इन्होंने कहा कि जो समपर्याय मैदान का निर्माण जो है वो ट्राई ऑफ डेविस के अंदर आता है, दैट इज संरचना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, प्रक्रिया और अवस्थाएं। परंतु इसके स्थान पर बैंक ने कहा कि लैंडफॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ द फेजेस रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन। इनके स्थान पर जो साइकिल ऑफ इरोजन जो है वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेजेस के स्थान पर रिजल्ट ऑफ फेजेस अवस्थाएं हैं, और उत्थान की दर, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और अपर्दन की दर, ये दोनों का जो दर है उससे साइकिल ऑफ इरोजन जो है अपरदन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का निर्माण होता है। ये दोनों में मेन अंतर आता है। दैट मीन्स कि हाउ मच अपलिफ्टमेंट हैज टेक प्लेस, हाउ मच द रेट ऑफ इरोजन इज, मैंने कहा था कि उत्थान कितना हो रहा है और अपरदन कितना हो रहा है, और उनके मध्य की जो दर है वो निश्चित करेगी कि उत्थान अधिक हो रहा है या अपरदन अधिक होगा। उसी आधार पर जो है बैंक ने विभिन्न अवस्थाओं का निर्माण किया है, और इन अवस्थाओं को जो है दोनों की दर है उनको विभिन्न ग्राफ के द्वारा दर्शित किया। नाउ द अपलिफ्टमेंट एंड द इरोजन, जहां तक उत्थान और अपरदन की दर का संबंध है, द बैंक बिलीव दैट अपलिफ्टमेंट टेक प्लेस थ्रू द डिफरेंट रेट्स। जो वहां उसका एक क्रिटिसिज्म यही था, डेविस ने कहा था कि प्रथम अवस्था बहुत छोटी होती है और उत्थान बहुत खाली उत्थान होता है। यहाँ इन्होंने माना कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि धरातल पर जो बाह्य शक्तियां हैं वो उत्थान का इंतजार करेंगी, वेट करेंगी उसके अपलिफ्टमेंट होने का, उसके बनने का, फिर उस पे अपरदन का कार्य करेंगे। ये संभव नहीं होता वास्तव में। परंतु as soon as any landmass comes above the sea level, the agent of the erosion start their work। यही कहा कि कोई भी धरातल जब आंतरिक बल के कारण किसी आकृति का निर्माण होता है धरातल समुद्र तल से ऊपर, तो उससे बाह्य आकृतियां हमेशा कार्य करना प्रारंभ साथ साथ ही कर देती हैं। बट आफ्टर सम टाइम अपलिफ्टमेंट विल फिनिश एंड द डिग्रेडेशन विल कंटिन्यू अंटिल द, वही है कि अपलिफ्टमेंट जो ऊंचावच के निर्माण की अवस्था है वो काफी तीव्र होकर चलने के बाद एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वो ठहर जाती है, परंतु बाह्य सगिर्दें अपरदन के जो कारक हैं वो लगातार उन पर कार्य करते रहते हैं, और करने के कारण धीरे धीरे जो है वो उठा हुआ भाग, अपलिफ्टेड पार्ट जो है वो खंडित होकर डिक्रीज करने लगता है, और अंत में जो है वो धीरे धीरे जो है वो एक समपर्याय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। परंतु इस अवस्था के अंदर जो दोनों के अंदर अपन लेके आते हैं कि रेट, अपलिफ्टमेंट का रेट और डिग्रेडेशन का रेट जो है वो हर अवस्थाओं में अलग अलग होगा। इसी से ही अवस्थाओं का निर्माण किया है। नाउ फर्स्ट स्टेज, जैसे अभी आपने कहा था इन तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, इनको इन तीनों अवस्थाओं को पांच डिवाइडेड 5 कैटेगरीज में विभाजित किया हुआ है बाद में। दैट इज अवस्थिज इंडेक्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द अपलिफ्टमेंट, ये पहली अवस्था है विकास की, और ये अवधि जो है छोटी होगी, और जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है वो अधिक होगा। मतलब ऊंचाइयां जो है, ऊंचाई की दर जो है या बनावट जो है, धरातल का ऊंचावच का निर्माण की दर जो है वो तेज होगी इन प्लेस ऑफ जो है डिग्रेडेशन। ये एक मेन एस्पेक्ट रहेगा, कार्य दोनों ही करेंगे मगर उत्थान की दर जो है काफी तीव्र होगी और छोटे समय में रहेगी। दैट इज अवस्थिज इंडेक्स, इन दिस स्टेज दिस बिकम्स वेरी स्लो एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो है इस अवस्था के ग्लिची फॉर्मिंग इनके मिडिल की अवस्था है। और अवस्थिज इंडेक्स के अंदर ये है कि उत्थान की दर लगभग अ, खत्म होने लगती है और अपरटन की दर काफी हो जाती है। ग्लिची फॉर्मिंग वेंटिकुलम, दिस इज द मिडिल एज बिटवीन दीज अबाउट टू। और इसके अंदर क्या है कि जो अभी ग्राफ देखेंगे, इन दिस ग्राफ इट इज क्लियर दैट द टू कर्व्स अपर एंड द लोअर, मैंने उनके में कहा था कि ऊपरी वक्र और निचले वक्र के आधार पर हम दर को निर्धारित करते हैं कि उत्थान की दर और अपरदन की दर में कितनी अंतर है। इस अवस्था के अंदर जो है दोनों की दर लगभग बराबर रहने के कारण जो है दोनों जो कर्व है, अपर कर्व एंड द लोअर कर्व विल स्टे, समान दिखाई देंगे आपको। नो अपर कर्व वाली ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच शो द रिलीफ ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस, जो अभी अभी ग्राफ में देखेंगे। और इन्हीं तीनों बस्ती जिंडे, ग्लिची फार्मिंग या बस्ती जिंडे, इनको 5 अवस्थाओं में जो है बैंक मनोजन ने विभाजित किया है।
नाउ द स्टेज फर्स्ट, या मैप में जो हम देखेंगे, फर्स्ट वी टेक दिस मैप्स, डायग्राम में जब देखेंगे, हाइट, टाइम, किसी भी आकृति के निर्माण में एक समय अवधि तो चाहिए ही होती है। नाउ ये इनिशियल स्टेज प्राइमरी, ये वो अवस्था है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि ये किसी भी उत्थान की प्रारंभिक अवस्था है, और लास्ट में जाके पैनी प्लेन जो है जो बनेगा। तो प्राइमरम जो है फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है उत्थान बहुत तीव्र गति से होगा, अवस्थाएं होगी, और घाटियां जो है गहरी होंगी, मगर अपरदन भी चलेगा, परंतु उत्थान की दर अधिक होगी। दूसरी अवस्था में उत्थान रहेगा, तृतीय अवस्था के अंदर ऊपरी वक्र और निचली वक्र समान रहेगा, अर्थात दोनों की दरों बिल्कुल समान हो जाएगी। फोर्थ स्टेज के अंदर हम देख रहे हैं कि जो है उत्थान की दर कम होने लगती है और अपरदन की दर बढ़ने लगती है, और ये धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे तक चलता है, और जो उठा हुआ भाग था वो सागर तल में धीरे धीरे एक समपर्याय मैदान में लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। नाउ अभी जैसे डायग्राम में अपन ने देखा, स्टेज वन विद अपलिफ्ट जो है वो, देयर इज अ लैक ऑफ ब्रेकिश अंडरकटिंग, पैक यूज द टर्म जो है प्राइम आरंभ, मैंने कहा था ये वो प्रारंभिक अवस्था है जहां से उत्थान प्रारंभ होगा, और दिस इज द इनिशियल स्टेज, जो जो पैनी प्लेन का जो निर्माण होगी, दिस इज द प्राइमरी पैनी प्लेन जो है उसका प्रारंभिक अवस्था है, और यहीं से ही प्रारंभ शुरू है। सेकंड टू अभी मैप में देखा, अपलिफ्टमेंट काफी तेजी से होगा। द सेकंड स्टेज हियर द रेट ऑफ डाउन कटिंग इज लेस देन द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इज टू मच। यही मैं यही अपन ने मैप में देखा कि जो उत्थान की दर है वो अपरदन की दर से अधिक होगी, तो पहाड़ियाँ या भू आकृतियाँ अपनी ऊंचाइयों को ग्रहण करेंगी, उसकी तो नेट रिजल्ट जो आएगा ऊंचाइयाँ बढ़ेंगी। द थर्ड स्टेज अ रेट ऑफ अंडरकटिंग बिकम इक्वल्स टू द रेट ऑफ लिफ्टमेंट। अभी डायग्राम में देखा, मैंने कहा था कि इसमें उत्थान की दर और अपरदन की दर दोनों की समान रहेगी, तो ऊपरी वक्र और निचला वक्र लगभग समान रहेंगे। देर इज नॉट मच चेंज इन द रिलीफ, क्योंकि दोनों की दर समान रहेगी इस अवस्था के अंदर। थर्ड स्टेज, नेक्स्ट फोर्थ स्टेज अपलिफ्टमेंट कम्स टू एन एंड, और इस अवस्था के अंदर जो है उत्थान लगभग बहुत कम हो जाएगा, और परिणाम तो है जो है जल धाराएं जो है वो तेजी से जो है काटना शुरू करती हैं, और ऊंचाइयां जो है, बिकॉज ऑफ द वैली जो है वो कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स स्लोप रिजल्टेड, दिस इज द स्टेज ऑफ द वैक्सिंग इरोजन एंड अवस्थिज इंटरवेंट्रिकुलम। ऊंचाइयां कम होने लगती हैं और दोनों ग्राफ जो है वो तेजी से नीचे आने लगे, उनके मध्य का जो गैप है वो कम होने लगता है और नीचे आने लगता है। द फर्स्ट स्टेज इज डाउन कटिंग एंड द डीपनिंग द वैली स्लो डाउन एंड अब इस अवस्था के अंदर, क्योंकि नदियां जो है लगभग मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं, और डाउन कटिंग जो हेडवर्ड कटिंग जो कहा था, या वर्टिकल जो कटिंग थी, डीपनिंग ऑफ द वैली जो है वो लगभग समाप्त हो जाता है, किनारों की तरफ जो है धीरे 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 अधिक कटाव बढ़ने लगता है, और परिणामतः कॉनकेव स्लोप, दैट इज अ कॉनकेव स्लोप बनता है। देयर इज अ स्टेज ऑफ वेरिंग इरोजन ऑफ द अवस्थिज इंटेरिकुलम, जो अभी अपन ने डिस्कस किया था। नाउ यूनिफॉर्म इरोजन और द ग्लेशियर फॉर्मिंग वेंट्रिकुलम कैरेक्टरिस्टिक द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, ये उस अवस्था के अंदर जो है लास्ट अवस्था में जाके खत्म हो जाएगा, और एक स्वयं पर्याय मैदान का, एक पैनी प्लेन का निर्माण देखने को मिलता है। यही दैट इज अपर कर्व, इसको सिंपल डायग्राम में लेते हैं, दैट इज अपर कर्व एंड देयर इज लोअर कर्व, देयर इज अ ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच, द रेट ऑफ दोनों का मध्य में उत्थान, द रेट ऑफ द अपलिफ्टमेंट इज वेरी हाई। द सेकेंड इज अपलिफ्टमेंट का रेट वही रहेगा, दोनों का डाउन कटिंग, अपरदन का दर और उत्थान की दर दोनों की समान होने के कारण दोनों ग्राफ बराबर रहेंगे। तृतीय अवस्था में उत्थान, इस अवस्था के उत्थान लगभग समाप्त होने लगेगा और अपरदन घटने लगेगा, दोनों वक्र नीचे आएंगे, और अंतिम अवस्था के अंदर जो है अपरदन की दर अधिक होने के कारण किनारों में वैली का, अभी कहा था, कॉनकेव स्लोप्स का निर्माण होगा और एक संपर्याय मैदान देखने को मिलता है। व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द पैंक? जो पैंक का सिद्धांत है वो आपने पॉलिटेक्निक्स में
जनरल ऑब्जर्वेशन से आप आगे बढ़ के निष्कर्ष की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव अप्रोच, ये जो निगमात्मक विचारधारा कहलाती है और उस पर बेस्ड है, कंपेयर टू दी जो डेविस का जो साइकिल है, ये टैंक की जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक और फॉरवर्ड लुकिंग लगती है। एंड टैंक इज क्वाइट appropriately emphasize the mutual relationship between the upliftment and deepening of the valleys। वो तो था कि घाटियों का निर्माण जो होता है और पतन का जो दर होता है उनके बारे में काफ़ी संतुलित जो है वो सिद्धांत दिया। और टैंक की जो थर्ड स्टेज है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो टैंक की अभी तृतीय अवस्था की स्टेजेज है इज एविडेंट इन द मिडल हाफ में हमें देखने को मिलता है ये अवस्था। नाउ ड्रॉबैक्स क्या है कि जो टैंक का जो सिद्धांत है, टैंक गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू द रोल ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्सेस, आंतरिक जो शक्तियों को बहुत अधिक बल दिया हुआ है। और जो लैंड फॉर्म जो चेंज होता है वो उनके बारे में एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्डरलेस मिलती है, एक ऑर्डर में नहीं मिलता वो चीज़ें। और थर्ड इज इनएडिक्वेट नॉलेज अबाउट द इनिशियल जो प्रारंभ का जो अवस्था है उसके बारे में जो है कि उत्थान जब प्रारंभ होता है कि प्रारंभिक पार्ट किस प्रकार का होगा, उसे उत्थान किस प्रकार प्रारंभ होगा, किन शक्तियों के कारण, उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज देखने को नहीं मिलती। The concept of cyclic erosion itself has been criticized by many, since many of the cyclic generalizations are based on the untested assumptions। साइंटिफिक एक विचारधारा है मगर उसको टेस्ट नहीं किया गया। An overemphasis on the historical and evolutionary studies in the landform result in the reconstruction of the stages of the evolution becoming the focus of the study। और जित दोनों सिद्धांतों में यही था कि जो ऐतिहासिक प्रमाण है और जो आकृतियां हैं, विभिन्न भू आकृतियां हैं, उनके आधार पर ही सिद्धांत का निर्माण किया गया है। उसको किसी कहीं पर लाइफ साइकिल छोटा होता है, उसे टेस्ट नहीं किया गया और टेस्टिंग के बाद इसे नहीं किया गया। फिर भी यह सिद्धांत मॉर्फोलॉजी के जो भू आकृतिक विज्ञान में बहुत अधिक महत्व रखता है। थैंक यू।